हेलो गाइस, मेरा नाम नंदन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1। और 1 में जो पॉइंट दिया गया है हमारा शॉक थेरेपी। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि शॉक थेरेपी क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है? शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। अर्थात आघात यानी घाव पहुंचा के यानी कि चोट पहुंचाकर उपचार करना, यानी कि उसका समाधान करना। यानी कि आपको मान चले पहले से ही कोई झटका लगा है, पहले से कोई चोट लगा हुआ है और ये शॉक थेरेपी क्या करता है, उस चोट को और चोट पहुंचाता है और बड़ा चोट पहुंचाकर फिर इसका उपचार करता है। उसे हम कहते हैं आघात पहुंचाकर उपचार करना। आगे देखिए, यह मॉडल विश्व बैंक यानी WB और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने सोवियत संघ को दिया। देखिए, WB यानी जो वर्ल्ड बैंक था और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF जो है, ये दोनों अमेरिका द्वारा बनाए गए बैंक हैं जो दूसरे देशों को यानी कि किसी देशों को लोन देते हैं। और यदि इसे अमेरिका ने बनवाया है तो सीधी सी बात है, यह अमेरिका के बातों को फॉलो करेगा, तो अमेरिका इससे अपने तरीके से काम करवाते हैं। तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ के पास कुछ नहीं बचा, तो वो कहाँ गए? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास। तो उन्होंने कुछ शर्तें रखी। अब देखते हैं वो शर्तें क्या थी। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि विश्व बैंक या WB को हम क्या बोलते हैं। देखिए, हिंदी में मैंने आपको बता ही दिया कि WB यानी कि विश्व बैंक होता है और इंग्लिश में होता है वर्ल्ड बैंक, यानी वर्ल्ड का W और बैंक का B। अगला क्या था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF। देखिए, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और इंग्लिश में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी इंटरनेशनल का I, मॉनेटरी का M और फंड का F। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? हिंदी में हम बोलते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इन दोनों का कार्य क्या है? इन दोनों का काम होते हैं किसी देश को लोन देना। इनका प्रमुख कौन होता है? इनका प्रमुख है US यानी अमेरिका। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। इसमें सोवियत संघ तथा साथ ही साथ उसके गणराज्य साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन के भयानक दौर से गुजरे। यानी इस समय क्या हुआ था, ये जो वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इनके पास जब सोवियत संघ गए तो इन्होंने कुछ शर्तें रखी, ठीक है। और वो शर्तें क्या थी? उन्होंने शर्त ये रखी कि आप साम्यवाद को पूरी तरह से छोड़ दीजिए और पूंजीवाद को अपनाएं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ये दोनों US को फॉलो करता था, US के द्वारा बनाया गया बैंक था, तो इनके हिसाब से ही चलते थे। और US क्या था? US एक पूंजीवाद विचारधारा को फॉलो करता है। तो इसीलिए इन दोनों ने क्या शर्त रखी कि साम्यवाद को छोड़कर और पूंजीवाद को अपनाएं। आशा करता हूँ अब आपको समझ आ गया होगा जो शॉक थेरेपी का मैंने अर्थ बताया था आपको, आघात पहुंचाकर उपचार करना, इसका क्या अर्थ है। यानी जो सोवियत संघ के अंदर उनकी पुरानी विचारधारा थी साम्यवाद वाली, उनको इन्होंने क्या कहा? पूरी तरह से छोड़ देने के लिए और पूंजीवाद को अपनाएं। और आपको पता है कि सोवियत संघ कोई छोटा मोटा देश तो था नहीं कि इनको इतनी आसानी से पूरी देश में चेंजेस कर पाते। इनके लिए ये बहुत भयानक दौर था, बहुत मुश्किल दौर था कि साम्यवाद को त्याग करना और पूंजीवाद को अपनाना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, शॉक थेरेपी की कुछ विशेषताएं, यानी शॉक थेरेपी जो आया उनका कुछ विशेषता था। यानी हम ये कह सकते हैं कि पूंजीवाद की तरफ परिवर्तन होने के लिए सोवियत संघ के आगे कुछ शर्तें रखी गई। और वो शर्तें क्या क्या थी?
वो शर्तें ये थी कि संपत्ति का अधिकार निजी हाथों में चला गया, यानी जो WB थे यानी वर्ल्ड बैंक और IMF, उन्होंने सोवियत संघ से ये कहा कि आपको पूरी तरह से पूंजीवाद को अपनाना होगा और साम्यवाद को छोड़ना होगा। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पूंजीवाद क्या करते हैं, संपत्ति का अधिकार नागरिकों को देता है। तो जब सोवियत संघ के अंदर पूंजीवाद लागू होने लगा तो उस टाइम पे उन्होंने क्या शर्तें रखी कि निजी संपत्ति का अधिकार लोगों को दी जाए, यानी कि इससे क्या हुआ कि संपत्ति का अधिकार निजी हाथों में चला गया। अगला क्या हुआ, राज्य की संपदा का निजीकरण हो गया, यानी राज्य जिस पे पूरे तरह से सरकार अपना वर्चस्व दिखाते थे उस पर क्या हो गया, अब निजी हाथों में वो चले गए। अब देखिए अगला क्या था, अगला था सामूहिक फर्मों की जगह निजी फर्म। पहले जो फर्म थे, जो फैक्ट्रियां होती थी सोवियत संघ के अंदर, वो क्या थी, वो सामूहिक थी, यानी कि वो सरकारी थी, गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई। लेकिन जब पूंजीवाद को अपनाया गया तब क्या हुआ, उन्हें निजी कर दिया गया, यानी कि प्राइवेट कर दिया गया। प्राइवेट कंपनियां इनको कम दामों पे खरीद ली। आगे देखिए क्या है, अगला है हमारा मुक्त व्यापार की व्यवस्था को अपनाया गया। मुक्त व्यापार मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति अपने योग्यता के आधार पर किसी भी तरह का व्यापार कर सकता है, यानी कोई भी काम कर सकता है। और ये छूट पहले केवल और केवल पूंजीवाद में हुआ करती थी, साम्यवाद में ये स्वतंत्रता नहीं था, जो कि WB और IMF के जरिए सोवियत संघ के अंदर भी लागू करवा दिया गया। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ साम्यवाद को छोड़कर और पूंजीवाद की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए आगे क्या है, खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। खुली अर्थव्यवस्था यानी कि एक देश से दूसरे देश तक व्यापार करने की छूट दी गई लोगों को। पहले क्या था सोवियत संघ के अंदर, पहले एक देश से दूसरे देश की और व्यापार करने की स्वतंत्रता केवल और केवल सरकार के हाथों में ही होती थी। लेकिन बाद में जब शॉक थेरेपी आया उस टाइम क्या हुआ, WB और IMF ने ये शर्त रखी कि आप अपने देश में खुली अर्थव्यवस्था की नीति अपनाएं। आगे क्या हुआ, पश्चिमी देशों के आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव। ठीक है, पश्चिमी देश कौन से, US या हम कह सकते हैं कनाडा, ठीक है, इन सब से जुड़ाव हो गया, यानी कि इन सब की अर्थव्यवस्था से सोवियत संघ को जोड़ा गया। और इससे फ़ायदा किसका होता था, इससे फ़ायदा होता था अमेरिका का। गाइस देखिए, आपको ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि मेरी पिछली वीडियो जो मैंने अभी बनाई है हाल ही में, उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। कौन सी, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच अंतर। एक बार अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ये अगली वाली वीडियो शॉक थेरेपी की वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। गाइस देखिए, WB और IMF ने, यानी IMF, इन्होंने जो रास्ता सोवियत संघ को, जो USSR को बताया था कि साम्यवाद को पूरी तरह से छोड़कर और पूंजीवाद की तरफ परिवर्तन हो जाए, ये सोवियत संघ के लिए बहुत नुकसानदायक रहा। वो ये बिल्कुल भी सोवियत संघ में सफल नहीं रहा। और इससे क्या हुआ कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ 15 देशों में टूट गए, यानी सोवियत संघ से 15 छोटे छोटे देश टूटकर अलग हो गया। और सोवियत संघ का एकमात्र उत्तराधिकारी कौन बच गया, वो बच गया केवल रूस। ठीक है, रूस बच गया, जो जिसको हम क्या कहते हैं अभी भी सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। अब चलिए देखते हैं शॉक थेरेपी का परिणाम, जो IMF और WB ने सोवियत संघ को दिया था, USSR को दिया था, उसका क्या परिणाम रहा
सोवियत संघ के अंदर। देखिए रूस, मैंने अभी आपको बताया कि सोवियत संघ का एकमात्र उत्तराधिकारी यानी रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। ठीक है, यानी औद्योगिक ढांचा, जो उद्योग थे वो सब डाउन होने लगे, वो गिरने लगे। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट, जो वहाँ की मुद्रा थी, जो वहाँ के पैसे थे, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई डॉलर के मुकाबले। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट, जो समाज कल्याण की उनकी पुरानी व्यवस्था थी, कौन सी वाली, साम्यवाद वाली, ठीक है, वो पूरी तरह से क्या हो गया, नष्ट हो गया। 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनी को कम दामों पर बेच दिया गया, जिससे इतिहास का सबसे बड़ा गराज सेल कहा जाता है। यानी कि क्या हुआ, लगभग 90% यानी 90% से भी अधिक उद्योग यानी फैक्ट्रियां जो होती थी, उनको क्या कर दिया, निजी हाथों में किसी निजी कंपनी को बेच दिया गया, वो भी बिल्कुल कम कीमतों पर। इसकी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सबसे बड़ा गैराज सेल। देखिए, जो सोवियत संघ ने अपनी कंपनी को, अपने उद्योग को निजी हाथों में बेचा या कंपनियों को बेचा, उस सेल को हम क्या कहते हैं, सबसे बड़ा गैराज सेल। ये दुनिया का यानी इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा गैराज सेल रहा है कि कोई देश इस हद तक लुट गया, इस हद तक डाउन हो गया, गिर गया कि उसे अपने खुद की संपत्ति, सरकारी संपत्ति को भी निजी हाथों में बेचना पड़ गया। देखिए आगे देखते हैं। आर्थिक विषमता बढ़ी। आर्थिक विषमता यानी कि कुछ तो ऐसे हो गए जो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गए और कुछ ऐसे आ गए जो काफ़ी ज़्यादा गरीब रह गए, यानी आर्थिक विषमता जो थी वो बढ़ गई, दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गई। आगे देखिए, खाद्यान्न संकट हो गया, यानी कि कई सारे यूँ समझिए कामों के लिए या फिर खाने पीने तक के लिए संकट आ गए, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। अब चलिए आगे देखते हैं। माफिया वर्गों का उदय। माफिया वर्ग यानी कि कुछ ऐसे वर्ग आ गए जो यूँ समझिए पैसा देते थे ब्याज पर और काफ़ी ज़्यादा हद तक अपना इंटरेस्ट यानी कि अपना ब्याज लेते थे। इससे क्या हुआ कि आर्थिक विषमता बढ़ती ही चली गई, जिसके कारण गरीब लोग और गरीब हो गए और अमीर होते चले गए। आगे देखिए क्या हुआ। कमज़ोर संसद व राष्ट्रपति के आर्थिक शक्तियाँ, जिससे सत्तावादी राष्ट्रपति का शासन का उदय हुआ। पूंजीवाद में क्या है कि पूंजीवाद राष्ट्रपति व्यवस्था को फॉलो करता है, जिसके कारण क्या हुआ, राष्ट्रपति जो भी थे उनको आर्थिक शक्तियाँ दे दी गई और एक सत्तावादी यानी कि कोई भी राष्ट्रपति, जैसे कोई अगर राष्ट्रपति बनता है कोई व्यक्ति, तो वो पहले अपना जेब भरेंगे, उसके बाद देश के बारे में सोचेगा। ठीक है, तो एक राष्ट्रपति शासन का उदय हो गया, जो कि एक देश के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक भी होते हैं। गाइज, अगर आपको किसी भी चैप्टर या किसी भी पॉइंट्स की PDF चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट करें, हम आपको PDF सेंड कर देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।